हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल चीज़ें आपसे पूछता हूँ। अब हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें उतना नॉलेज होता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। दूसरी चीज़ हीमोग्लोबिन, आप सबने पढ़ा है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन अमाउंट होता है, हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ टू कैरी ऑक्सीजन। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो आप लंग्स में इनहेल करके लेके जाते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरे बॉडी में सभी ऑर्गन्स में जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। ओके, फिर विटामिन की बात हम करते हैं। डिफरेंट विटामिन बॉडी को चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज से, वेजिटेबल से, दालों से आपको वो विटामिन मिलते हैं। फिर आपने अलग अलग कपड़ों में देखा होगा कि डाई करते हैं, उनका कलर चेंज करते हैं। तो वो जो डाई करते हैं वो कलर वो किस चीज़ से बनता है? तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं कि ये सभी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिए ये एक्सप्लेन होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी पढ़ने से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये सिंपल आयनिक कंपाउंड भी नहीं है, ये सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं है, इनकी बॉन्डिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग काफ़ी टिपिकल होती है। अब ये पहला डायग्राम आप देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में ये वाला जो एटम है दिस इज मैग्नीशियम। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंटर में एक मेटल एटम या आयन होता है और वो चारों तरफ से कनेक्टेड होता है कुछ ग्रुप्स के साथ। एटम्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कुछ ग्रुप्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। उन ग्रुप्स को कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंटर में तो आयरन होता है और चारों तरफ लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन का है और ये दूसरा स्ट्रक्चर प्लांट क्लोरोफिल का है। तो इस फोर्थ डायग्राम में आपको देख रहे होंगे कि बहुत ब्राइट कलर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ब्राइट सा ब्लू है, ब्राइट सा वायलेट है। ठीक है, तो चार ये शेड्स हैं कलर्स के। ये कलर्स जो बनते हैं ये कलर्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत ब्राइट और बहुत वैरायटी के कलर्स होते हैं, तो उनको डाइज बनाने में, कलर्ड पिगमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे दूसरी मैंने बात की कि विटामिन्स B12, तो B12 क्या है? B12 में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर में कोबाल्ट का एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो होगी जनरल चीज़ें जो आप आसपास देख के समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे आसपास कितने ज़्यादा हैं। सेकेंडली, कैटलिस्ट आपने पढ़े हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शंस को स्पीड अप या स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम बात करेंगे स्पीड अप करने वालों की। तो पॉलीथीन आप यूज़ करते थे, ठीक है, अब तो धीरे धीरे बैन हो रहा है, बट स्टिल बहुत सारा पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो पॉलीथीन को बनाने में जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन है उसको बनाने के लिए, और भी इंडस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। फिर और अगर हम बात करें तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आप कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस में भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में, वो यूज़ होते हैं। कुछ अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हैं, वो आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आपके, सिस्प्लाटिन। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
यूज़ होते हैं। तो मतलब अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के लिए ही नहीं है। आप आगे साइंस अगर परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि इन कंपाउंड को और भी डिटेल में, इनकी बॉन्डिंग, इनकी प्रॉपर्टीज़, नए कॉम्प्लेक्स बनाना, उनको स्टडी करना, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेट अस सी के इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, जो डी और एफ ब्लॉक मेटल्स हैं, दे कैन फॉर्म इनॉर्मस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इज वेज इन विच दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग थ्योरीज कैसी हैं, क्या उनमें डिफरेंट होता है आयनिक और कोवलेंट, जो नॉर्मल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनसे। सेकंड, हाउ टू नेम दोज कंपाउंड्स। अब आप ऑर्गेनिक में तो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो, वैसा ही नॉमेनक्लेचर इनका भी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि इनको आइडेंटिफाई करके आपने नाम कैसे देना है। थर्ड, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। तो ये एक ही फॉर्मूला रखने वाला कंपाउंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बाद शो करता है, कभी एक प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करेगा, कभी दूसरी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा। तो किस तरह की बॉन्डिंग इनमें होती है, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग को, ताकि इनके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, डाइवर्स प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो मेन ग्रुप मेटल कंपाउंड्स, व्हाट आर द मेन ग्रुप मेटल कंपाउंड्स। मेन ग्रुप होते हैं एस और पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक के अगर आप मेटल, ठीक है, पी ब्लॉक में भी थोड़े से मेटल तो होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक तो एंटायरली मेटल ही है, ठीक है, अगर आप बेरिलियम को छोड़ दें। तो एस और पी ब्लॉक के अगर हम मेटल्स के कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वाइट, सफेद ही मिलेंगे आपको, कलर्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कुछ केसेस होते हैं, पर वहां पर जब कलर कुछ केसेस में आते हैं वो मेटल्स की वजह से नहीं आते, वो जो एनायनिक पार्ट है उसकी वजह से कलर आता है। मेटल की वजह से हमेशा ये वाइट रहते हैं। पर वाइल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कम इन एवरी कलर ऑफ रेनबो। ट्रांजिशन मेटल के आप कंपाउंड्स देखोगे, आपको हर वो कलर मिलेगा जो आप इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि एस और पी ब्लॉक के मेटल्स जनरली ऑलमोस्ट वाइट कंपाउंड बनाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड है दे कम इन एवरी कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा डेफिनेटली। अब इसकी बात करें हम, CrCl3.6H2O, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। क्रोमियम के साथ 3 क्लोरीन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन कलर, ये ग्रीन भी बनता है, कभी ये पर्पल भी बनता है, और कभी ये डार्क ग्रीन, मतलब ये फर्स्ट जो है दिस इज पेल ग्रीन, और कभी ये डार्क ग्रीन भी बनता है। तो आपको हैरानी तो होगी कि ये सेम फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के में हमें 3 तरह के कलर्स मिलते हैं, कभी ये पेल ग्रीन बनता है, कभी ये पर्पल बनता है, कभी ये डार्क ग्रीन बनता है। तो ऐसा हुआ कैसे, तो ये तो हम समझेंगे डाइवर्स प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग थ्योरीज को पढ़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात स्टार्ट करें। तो इतना आप अभी नोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके स्क्रीन को नोट डाउन कर सकते हैं जो भी पॉइंट लिखे गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सॉल्ट। सो सिंपल सॉल्ट आपको पता है कि एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होते हैं, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे HCl को NaOH के साथ ट्रीट किया तो इसका Na पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव मिला के बना दिया NaCl, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने वाटर बना दिया। तो ये तो बहुत सिंपल है, इनको सिंपल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दिस सॉल्ट्स आयनाइज एंड प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन। अब इस NaCl को अगर मैं पानी में डाल दूं तो Na पॉजिटिव एक्वस अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव एक्वस अलग हो जाएंगे। मतलब जो आयंस हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, या 3 आयंस हो वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो है, सिंपल है। NaCl की जगह आप KCl ले लो, आप BaCl2 ले लो, ठीक है, कोई भी आयन। तो सिंपल जो सॉल्ट्स हैं, सिंपल सॉल्ट्स को आप पानी में डालोगे वो पूरी तरह टूट जाते हैं अपने कैटायंस और एनायंस में। एडिशन कंपाउंड, अब ये सेकंड कैटेगरी आ गई, ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स के बाद एडिशन कंपाउंड। ये तब बनते हैं व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिला दिया। अब घर में एक खिचड़ी बनाते हो तो एक प्रोपोर्शन है कि इतनी दाल डलेगी, इतने चावल डलेंगे, इतना नमक डलेगा, इतनी हल्दी डलेगी, सबका एक प्रोपोर्शन है। अब आप अपनी मर्जी से ही सब कुछ डालने लगोगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो मतलब दीज आर फाउंड इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, देयर इज अ डिफाइंड स्टोइकियोमेट्री कि इतने मोल इस सब्सटेंस के और इतने मोल दूसरे सब्सटेंस के हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड। अब हम यहां कंपाउंड्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड्स जैसे कि KCl प्लस 1 मोल MgCl2 प्लस 6 मोल वाटर। अब KCl अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग हो चुकी है, आयनिक बॉन्डिंग है, स्टेबल है। MgCl2 भी आयनिक बॉन्डिंग वाला एक स्टेबल कंपाउंड है, वाटर भी एक स्टेबल कंपाउंड है। ये स्टेबल कंपाउंड फिर से आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं KCl.MgCl2.6H2O और इसको कहते हैं कार्नेलाइट, ठीक है, इसका कॉमन नाम है कार्नेलाइट। तो ये एक मिनरल है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये जुड़ क्यों रही हैं, ये अपने आप में पहले से स्टेबल थे, और बॉन्डिंग तो हमने पढ़ी है कि बॉन्डिंग करते हैं एलिमेंट्स टू अचीव स्टेबिलिटी। जब ऑलरेडी स्टेबल थे तो दोबारा क्यों कंबाइन कर गए। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, K2SO4 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice plus 24 water molecule 24H2O, they combine to give K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O, that is पोटाश एलम। नाम तो सुना होगा, ठीक है, नॉट एज फेमस एज शाहरुख खान बट डेफिनेटली पोटाश एलम फिटकरी, ठीक है। फिटकरी आपने अगर पुराने ज़माने के नाई की दुकान में जाएंगे तो अगर थोड़ा सा भी आपको कट लगता है, वाइल शेविंग कुछ भी है, तो आप फटकरी लगा सकते हैं, ठीक है, उस जो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड पोटाश एलम। अब ये क्यों बना, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और वाटर तीनों स्टेबल हैं, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, पर कर रहे हैं क्यों हम बाद में देखेंगे, अभी आप बस ये देखो कि कर रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल है FeCN ट्वाइस प्लस 4 KCN, ये कंबाइन करके बनाते हैं FeCN ट्वाइस डॉट 4 KCN, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, इसका नाम है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो ये तो हो गए एडिशन कंपाउंड व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर। अब एडिशन कंपाउंड्स को भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आपने नोट कर लिया है। तो देखिए, एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स क्या है, दोज विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, those which lose their identity in solution. They exist as such in crystalline state. अब सिर्फ पॉइंट लिख लो, then we will explain. They exist as such in crystalline state when dissolved in water
these dissociate into ions of their individual components. Ions of their individual components. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हम बोल रहे हैं. देखो, डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड हुए जो पानी में जाते ही, सॉल्यूशन में जाते अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. जैसे कि ले लो एक डबल सॉल्ट K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. तो ये क्या लिखाया था मैंने आपको भी, दिस इज पोटाश एलम. ठीक है, तो उसको आपने पानी में डाल दिया. अब K2SO4 टूट के K पॉजिटिव अलग हो गए, एक्वस. सल्फेट जो था K2SO4 का या Al2SO4 थ्राइस का, ये सल्फेट भी चार जो थे SO4 2 नेगेटिव, ये भी अलग हो गए. प्लस 2 एल्यूमिनियम थे, तो 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये भी अलग हो गए. प्लस 24H2O. तो ये तो पानी में ही चला जाएगा, इसका कोई पता आपको नहीं लग पाएगा. अब पॉइंट ये है कि ये जो K पॉजिटिव है, क्या आप, अब पानी में है ना ये, अब इसको तो भूल जाओ, ये तो पानी में डालने से पहले था. तो अब आपने जब पानी में डाल दिया है K पॉजिटिव, ये तो KOH से भी आ सकता है, ठीक है, KBr से भी आ सकता है, KCl से भी आ सकता है. ये K पॉजिटिव तो कहीं से भी आ सकता है. आप कैसे कहोगे कि ये K2SO4 से आया है? फिर ये SO4 2 नेगेटिव, ये H2SO4 से आ सकते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट से आ सकते हैं, ये MgSO4 से आ सकते हैं. तो ये सल्फेट तो किसी से भी आ सकता है. ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव AlCl3 से भी आ सकता है. ओके, ये किसी और कंपाउंड से भी आ सकता है. तो ये आयन कहां से आए ये नहीं अब पता लगता. तो इसीलिए हम बोलते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. कि आइडेंटिटी कहां थी, कहां से आए, किस कंपाउंड से आ रहे हैं, ये नहीं आप बता सकते. ठीक है, होगी. और सेकेंडली, अब एक और पॉइंट है, इन एक्वस सॉल्यूशन they give the test of all their constituent ions. ठीक है, मतलब अब अगर पानी को मैं टेस्ट करूं, इस सॉल्यूशन को मैं टेस्ट करूं कि क्या K पॉजिटिव हैं, तो यस मिलेंगे, टेस्ट कंफर्म होगा. अब मैं अगर सल्फेट आयंस के लिए टेस्ट करूं तो यस वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सल्फेट भी है. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का आयन भी कंफर्म होगा टेस्ट पे. तो एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने सभी जो आयंस हैं, सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, उनके टेस्ट देते हैं, उनके टेस्ट आपको कंफर्म मिलते हैं. तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. पानी में जाते ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं क्योंकि सारे के सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं. और हर आयन अपना टेस्ट भी देता है. मतलब उसको अगर आप टेस्ट करोगे किसी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड से तो मिल जाएगा आपको कि हाँ ये आयन प्रेजेंट है. अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं. तो जब आप सेकंड पढ़ोगे ना, इसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अभी तक तो आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड अब हम कोऑर्डिनेशन भी पढ़ लेंगे, फिर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ आएगा. अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दूसरी कैटेगरी है एडिशन कंपाउंड्स की. तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे हम दोज. तो पहले वाले क्या करते थे, आइडेंटिटी लूज करते थे. तो दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, दोज विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी लूज नहीं करते. फिर सेकंड पॉइंट, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, when dissolved in water they don't dissociate
they don't dissociate into ions of their individual components. Ions of their individual components, but they give complex ions. अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। तो एक हमने ये भी पढ़ा था FeCN ट्वाइस डॉट 4 KCN। अब इसको जब आप पानी में डालेंगे तो पहली बात है ये पूरा आयनाइज नहीं होगा। ये देता है 4 K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। अभी तो ये एनायन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो डिफरेंस कहाँ आया? देखो पहली बात, अब आपको लगेगा कि सर इसको Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाने चाहिए थे, Cn नेगेटिव अलग हो जाने चाहिए थे, KCN का K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव अलग हो जाने चाहिए थे, जैसा कि हमने डबल सॉल्ट में पढ़ा। पर ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। K पॉजिटिव अलग हो गया तो ये तो आप बोल सकते हैं कि सर कहीं से भी आ सकता है, मतलब ये KCl से भी आ सकता है, ये KOH से भी आ सकता है। ठीक है, मान ली बात। अब ये जो आया आपका कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4 नेगेटिव, क्या ये कहीं से भी आएगा? नहीं। इससे पता चल रहा है कि ये जहां से भी आया था उसमें आयरन का साइनाइड के साथ 6 बॉन्ड बन रहे हैं और इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यार, इस पे 4 नेगेटिव है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो कैटायन होना चाहिए। अब पानी में तुम्हें यही कैटायन मिल रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर 4 नेगेटिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 K पॉजिटिव इसी के साथ लगा होगा। तो अगर तुम इसको ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा K4 FeCN6। ये बना, ठीक है ना? इन दोनों को ज्वाइन करने से बना ना ये 4 नेगेटिव को उसके 4 पॉजिटिव से बैलेंस किया। तो आयन को देख के पता चल गया कि ये इस कंपाउंड से आए हैं, मतलब दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वो बनाए रखते हैं पानी में जाके। ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग हो गए और पता ही नहीं चल रहा कौन कहां से आ रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है? ओके, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक टूरिस्ट का ग्रुप आया, ठीक है, मान लेते हैं चाइना से कोई ग्रुप आया टूरिस्ट का। अब वो जो पूरा ग्रुप है 10-12 लोग हैं, वो इकट्ठे घूम रहे हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ ये ग्रुप है, और पूरे ग्रुप को देख के ये भी आइडिया लग जाता है अच्छा ये शायद चाइना से आ रहे होंगे। ठीक है, आप क्योंकि आप फेशियल एक्सप्रेशन से जो पता लग ही जाता है कि ऑलमोस्ट किस कंट्री से हैं, एशियन है या नहीं है। अब अगर सभी अलग अलग हो जाएं, कहीं आपको कोई एक दिखे, कोई कहीं दूसरा दिखे, तब आप इतना नहीं सोचेंगे, इतना समझ नहीं पाएंगे अच्छा ये कहाँ से है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तभी तक रहती है जब तक आयंस आपस में इकट्ठे रहते हैं। सब अलग अलग हो जाते हैं तो आइडेंटिटी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाती। तब आप अलग अलग हो जाएंगे तो आप गैस करोगे यार नेपाल से भी तो हो सकता है, ठीक है, और इंडिया का भी तो हो सकता है। पर जब सारे 10-12 इकट्ठे ग्रुप में होंगे, कैमराज उनके पास होंगे, तो फिर तो डेफिनेट होगा कि इंडिया के तो नहीं है, ये पक्का टूरिस्ट हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आपस में इकट्ठे रहते हैं तो इसीलिए पता चलता है कि ये कहाँ से आए, किस तरह के कंपाउंड से आए, तो अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। और पानी में जाते ही सारे के सारे आयंस अलग नहीं होते। देखो Fe2 पॉजिटिव अलग हुआ? नहीं हुआ। अब अगर आपको कहूँ एक टेस्ट करो K पॉजिटिव का, तो वो तो कंफर्म आएगा कि हाँ K पॉजिटिव हैं। Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट करो, क्या कंफर्म आएगा? नहीं, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव अकेला थोड़ा ना घूम रहा है, वो तो कॉम्प्लेक्स आयन में है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर होता है वो अपना टेस्ट नहीं देता। टेस्ट तब होगा अगर Fe2 पॉजिटिव अकेला घूम रहा होता। साइनाइड का टेस्ट करोगे Cn नेगेटिव का, वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि फ्री साइनाइड तो है ही नहीं पानी में, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं, इनके टेस्ट सारे नेगेटिव आते हैं। तो मतलब
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के सभी आयंस के टेस्ट कंफर्म नहीं होते, पर डबल सॉल्ट्स के होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि एक अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और दूसरी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। तो इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हम वर्नर थ्योरी पे आएंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली पहले दी गई है। देखिए कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन bonded to a fixed number of ions or molecules। ठीक है, it's enclosed in square brackets। जनरली, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स आयन का भी एग्जांपल दिया था, इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा था, इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, जैसे इसके और एग्जांपल अगर हम लें तो पहला एग्जांपल तो यही हो गया K4FeCN6, एक एग्जांपल ले लीजिए NiCO4 और एक एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3,4SO4। देखो अब ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें होता क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा। जैसे यहां पर Fe2 पॉजिटिव है तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसको 6 साइनाइड ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो इट इज बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि तुम 6 की जगह 7 लगा दो, 5 लगा दो, फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल। तो Cn नेगेटिव आयंस हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते थे उसकी जगह पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। जो उसके बाहर होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, अब NiCO4 में यही कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आयन नहीं है अब ये, क्योंकि ये पूरा का स्ट्रक्चर ही न्यूट्रल है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पे भी 0 चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है। तो इसको आप कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, या इसको सीधा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोल दोगे। फिर CuNH3,4SO4, देखो 4 अमोनिया, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पे होगा 2 पॉजिटिव। तो ये था सेंट्रल मेटल एटम जो 4 अमोनिया से घिरा हुआ है या बॉन्डेड है। तो ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो सल्फेट है इसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर आयन। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो यहां तक अभी करते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्नर्स थ्योरी।